आज मैं प्रेमचंद की रचना कफन कहानी का सारांश आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यह वही प्रेमचंद का कफन कहानी है जिसमें प्रेमचंद ने अपनी कहानी के माध्यम से समाज में निर्धन वर्ग की दयनीय स्थिति का खाका प्रस्तुत किया है। वो निर्धन वर्ग जिसे दो वक्त की रोटी जुटा पाना मुश्किल हो जाता है, भूख और गरीबी के कारण उसमें अपने रिश्तों और नातों के प्रति संवेदना खत्म हो जाती है। कफन कहानी का मुख्य पात्र धीशु है। वह परिवार का मुखिया है। उसके परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। उनका पुत्र माधव और पुत्र वधू बुधिया। कहानी के दोनों प्रमुख धीशु और माधव आलसी और कामचोर हैं। धीशु एक दिन काम करता है तो 3 दिन विश्राम करता है। माधव आधा घंटा काम करता है तो घंटों भर चिलम पीता है। गांव में काम की कमी नहीं है, पर इन्हें कोई काम पर नहीं बुलाना चाहता क्योंकि ये आलसी और कामचोर हैं। ये इनका काम था रात में किसी की लकड़ी तोड़ देना, किसी का खीरा, किसी का टमाटर, किसी का गन्ना, आलू, मटर चुराकर इसी तरह से पेट भरकर इनकी जीवन कट रही थी। इनके पास घर के नाम पर एक झोपड़ी और संपत्ति के नाम पर 2-4 मिट्टी के बर्तन थे। फटे पुराने कपड़े, गंदे कपड़े पहनकर जिंदगी बसर कर रहे थे और फाके में रहते तो कोई ना कोई बहाना बनाकर मांग खाते थे, जिससे ये एक बार लेते वो दोबारा देने का नाम नहीं लेते। यदि कोई इन्हें मारता पीटता तो इन्हें कोई गम नहीं था। कर्ज से लदे थे फिर भी इन्हें कोई चिंता नहीं थी। अभिशाप भरकर ये जिंदगी ऐस मौत से जी रहे थे। प्रेमचंद ने इनकी जीवन शैली पर व्यंग करते हुए कहा है कि अगर दोनों साधु होते तो संतोष और धैर्य के लिए इन्हें नियम और संयम की जरूरत नहीं होती। धीशु के जीवन से 60 वर्ष निकल चुके थे। इनके 9 संतानों में मात्र माधव बचा था। माधव अपने पिता के कदमों पर चल रहा था, मानो अपने पिता का नाम रोशन कर रहा। गत वर्ष माधव की शादी हुई थी। उसकी पत्नी अत्यंत बोली और मधुर भाषी थी और वो मेहनती थी। वो किसी के यहां काम करके लाती और इन लोग को खाने को देती। ये दोनों खा पी करके आराम प्रस्त हो चुके थे। विवाह के 1 वर्ष बाद माधव की पत्नी बुधिया प्रसव वेदना से कड़ा रही थी और झोपड़ी के बाहर बाप और बेटे बैठकर कहीं से आलू चुरा कर लाए हुए थे। दोनों भून रहे थे। सर्दी की रात थी। पूरा गांव सोया पड़ा था। झोपड़ी के अंदर से बुधिया प्रसव वेदना से कराह रही थी, फिर भी इन्हें कोई चिंता नहीं थी। इतनी पीड़ा सुनने के बाद भी अगर कोई सुनता तो दिल दहल जाता, लेकिन इन पर कोई असर नहीं पड़ा। दोनों आलू को भूनने में व्यस्त थे। कोई भी बुधिया के पास जाने को तैयार नहीं था। माधव इसलिए नहीं जाने को तैयार था कि कहीं धीशु जाकर आलू ना खा जाए। मैं गया तो आलू धीशु ना खा जाए, और धीशु इसलिए जाने को नहीं तैयार था कि मैं गया तो माधव आलू ना खा जाए। दोनों के एक दूसरे पर भरोसा नहीं थे। बाप बेटे जरूर थे। वह सोच रहे थे कि अगर बुधिया मर जाए तो अच्छा ही होगा, कम से कम इन दुखों से तो उसे मुक्ति मिलेगी। जरा सोचिए, संवेदना, दोनों संवेदनहीन हो गए हैं। आलू खाने के बाद दोनों ने पानी पिया और चादर ओढ़कर सो गए। बुधिया
की कराह को इन्होंने अनसुना कर दिया। रात भर बेचारी तड़पती रही और अंततः बुधिया का प्राण पखेरु हो गए। उसके पेट में ही बच्चा मर गया। सुबह उठकर इन्होंने देखा, इन दोनों ने देखा तो बुधिया की मुख पर मच्छियां भिनभिना रही थी, पूरा शरीर लहूलुहान था। अब इन्हें बड़ा प्रतिष्ठा का विषय महसूस हुआ। अब ये दोनों जो है बनावटी रोना प्रारंभ किए। गांव वाले झूठे, कोई बुधिया को उठाकर चादर उघाड़ कर देखे तो कोई दोनों बाप बेटे को संतावना दे। अब इन्हें एक ही चीज की चिंता थी, दाह संस्कार की, और लकड़ी और कफन की चिंता थी, ये कहां से आएगा। दोनों रोते रोते जमींदार के पास गए। आंखों में दीनता के आंसू भरकर जमीन पर सिर रखकर धिशु ने कहा कि सरकार, बड़ी विपत्ति में हूं। माधव की घरवाली गुजर गई। रात भर हम उसकी सेवा करते रहे, दवा दारू भी किया, लेकिन वो हमें दगा देकर चली गई। मैं आपका गुलाम हूं, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी को पार लगाएगा। जमींदार उनसे घृणा करता था, फिर भी वो संवेदनशील होकर के उसने 2 रुपये फेंक दिए, और कहीं से महाजन वाले ने फेंक दिया, गांव वाले ने, किसी ने अनाज दिया, किसी ने लकड़ी दिया, कुल मिलाकर 5 रुपये हो गए। आज पहली बार 5 रुपये के मालिक बने थे और वह कफन खरीदने बाजार चले गए। बाजार जाने के बाद इसने सोचा कि कोई हल्का फुल्का कफन ले लेंगे। लाश को उठाते समय तो देर शाम हो जाएगी, तो कफन पर किसका ध्यान जाएगा। इसके मन में विचार आया कि कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जी शरीर ढकने के लिए वस्त्र नहीं और मरने के बाद कफन चाहिए। कफन देखते देखते संजोग से, कफन को देखते देखते संजोग से वो मधुशाला के पास पहुंच गए। मधुशाला के पास पहुंचने के बाद इन्होंने शराब की एक बोतलें खरीदी। सामने की दुकान से पूरियां, चटनी और चखने में कलेजियां, और दोनों अपने भूख को शांत करने लगे। बीच बीच में इन्हें कफन की भी चिंता हुई। उन्हें सोचा कि कफन तो पड़ोसी वाले प्रबंध कर ही देंगे। हां, आपकी बार तो पैसे नहीं मिलेंगे। आज बहुत दिनों के बाद भरपेट खाने को मिला है। माधव ने बचे हुए पूरियां और पत्तल को समेटते हुए सामने खड़े जो उसकी ओर निहार रहा था एक भिखारी को देता है, और देने के बाद किसी को देने का गौरव और आनंद की अनुभूति, उत्साह इन्होंने जिंदगी में पहली बार इन्हें देखने को मिल रहा है। और धीशु ने कहा कि जा, भिखारी को देते हुए पत्तल और पूरियां बची हुई जो भी है देते हुए धीशु ने कहा, जा खूब खा और हमें आशीर्वाद दे। अंत में दोनों भजन और नशे के मदमस्त होकर नाचने लगे, गाने लगे, और मधुशाला से सभी लोग देख रहे थे इनकी नजारा को, और अंततः चले भी, कूदे भी, गिरे भी, और अंततः जो कहा जाता है कि इनका विश्राम वो मधुशाला में ही हो जाता है। यानी कफन कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने हमारे समाज की गरीबी की दुर्दशा का वर्णन किया है कि गरीबी ऐसी होती है, ऐसी बेशर्मी होती है गरीबी कि अपने रिश्तों और नातों के प्रति संवेदना को खत्म कर देती है। वो किसी को नहीं पहचानती। ये गरीबी साली इतनी बेरहमी है कि ये उम्र तक का भी लिहाज नहीं करती। अपने बाप बेटे, अपनों से जुदा, पराये तो दूर, ऐसी गरीबी है। गरीबी का चित्रण इससे कहानी से हमें सीखने को मिलती है कि इस जीवन में गरीब होना कितना गुनाह है और कितना इस पृथ्वी पर भार के समान है, और पूरी जीवन लोगों का हास्य व्यंग और लोगों की नजरों में
कैसा इमेज रहता है इसका खाका प्रेमचंद ने खींचा है। तो कफन एक सचमुच में गरीबी का, बदहाली का एक चित्र प्रस्तुत करता है।